मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम नादाब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। दिल्ली में सरकार का मतलब अब एलजी होगा। जी हां, दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी बताने वाले एनसीटी तरमीमी बिल को मरकजी हुकूमत ने कल लोकसभा में मंजूर करा लिया। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी बताने वाले एनसीटी तरमीमी बिल को मरकजी हुकूमत ने कल लोकसभा में मंजूर करा लिया है। मरकजी वजीर मुमलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने एनसीटी तरमीमी बिल को पेश किया। इन्होंने बिल पेश करते हुए वाजे किया कि 1991 में एनसीटी बिल को पार्लियामेंट ने ही बनाया था, इसलिए इस बिल में तरमीम का पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है। संविधान के आर्टिकल 239A की क्लास 7 भारत की संशोधन की सशक्ति करते है कि वहां कानून के द्वारा वहां प्रोविजंस बना सके, जिसके आर्टिकल 239A की क्लासेस 1 से लेकर 6 के प्रोविजंस को सप्लीमेंट किया जा सके। इसके तहत संसद ने जीएनसीटीडी एक्ट 1991 को पारित किया था, क्योंकि जीएनसीटीडी एक्ट 1991 इसी संसद ने पारित किया था, इसीलिए इसमें कोई भी संशोधन करने के लिए यहां संसद पूरी तरह सक्षम है, पूरा अधिकार भी है। इसी दृष्टिकोण से आज संसद के सामने मैं अनुरोध करता हूं जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल 2021 पर विचार किया जाए और इस पे पारित किए जाए। धन्यवाद। तरमीमी बिल के लोकसभा में तमाम अपोजिशन पार्टियों ने जमकर मुखालफत की। अपोजिशन पार्टियों ने मोदी हुकूमत के इस बिल को आइन की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत के कत्ल से ताबीर किया है। बहुत ही विचित्र और अद्भुत बात है कि इसमें आपने एक प्रोवाइजो जोड़ दिया कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये कैसे हो सकता है? दिल्ली सरकार का मतलब वो होगा जो भारत के संविधान में लिखा है। दिल्ली सरकार का मतलब वो होगा जो कानून इस संसद ने पारित किया है उसमें लिखा है। दिल्ली सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे हो सकता है? और खासकर जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उसका टाइटल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा पर उसका काम एक प्रशासक से ज्यादा नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि आप पिछले दरवाजे से लोकतंत्र, दिल्ली में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहते हैं और एलजी के माध्यम से आप दिल्ली को चलाना चाहते हैं। इस बिल के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहेब आंबेडकर जी के प्रयासों से जो लोकशाही निर्माण हुई अपने देश में, उस लोकशाही की हत्या दिल्ली से शुरू हुई है। महाराष्ट्र में जो हो मालूम सबेरे बताया कैसा कानून बता रहे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सब सुनो, पिछले 30 वर्ष से कई प्रयास करने के बाद भी दिल्ली में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर सकी, तो लेफ्टिनेंट जनरल के माध्यम से अभी शासन करने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है। तो ये बिल लाया गया है, ये साफ दर्शाता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, जो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबिलिटी दी हुई है, उस अकाउंटेबिलिटी को खत्म करके एक व्यक्ति को पावर, ठीक है आप अपने दल में ये कर सकते हैं, लेकिन कम से कम देश के संविधानों में के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। देश की जो दिल्ली की विधानसभा है, हो सकता है आपका कोई व्यक्तिगत मतभेद रहा हो दिल्ली के मुख्यमंत्री से, है ये जग जाहिर है। उन्होंने बेचारों ने बहुत कोशिश की, नए चुनाव होने के बाद आकर के आपकी गोद में बैठे थे, उनकी गलती थी, हम तो जानते हैं,
कि आपका जो आपकी नीयत है वो देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने वाली नीयत है, इसलिए आप ये बिल लेकर के आए हैं। What was very interesting for me is जिन दिल्ली में आम आदमी को एक नहीं शायद 2 या 3 बार चुन के बड़ी मेजॉरिटी से दिया है, तो कुछ तो ढंग का करते होंगे। एंड व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका दिनेश भाई ने भी कहा कि यहाँ के एमएलएज को 10 करोड़ रुपया देते हैं। अभी कोविड में हमारे तो 12 करोड़ रुपए एमपी लैड काटा है, महाराष्ट्र में 5 करोड़ दिया है, दिल्ली में 10 करोड़ दिया है। इतना पैसा अगर एक स्टेट दे सकती है जब हमारे जीएसटी का पैसा नहीं आया, तो कुछ तो दिल्ली में ठीक कर रही होगी सरकार। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो दिल्ली में सरकार का मतलब क्या एलजी होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आपसे अफरोज आलम साहब जुड़ रहे हैं और ब्रजेश राय हैं जो कि बीजेपी तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। सबसे पहले ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूँगा, अब क्या आप खुश हैं? एक और रियासत में और एक और स्टेट में आपकी सरकार माना जाए तो बन गई है। देखिए, ये आप उसको दूसरे दृष्टिकोण से मत देखिए। ये जो पहले संवैधानिक व्यवस्था थी, जब अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ने आए, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, तब भी यही व्यवस्था थी और उसी अनुसार केंद्र की, राज्यपाल की और मुख्यमंत्री की जो कार्यका था, विभाजन था। जब शीला दीक्षित कुछ समय मुख्यमंत्री थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी वही संवैधानिक व्यवस्था थी। और जो भी दिल्ली में या केंद्र शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनता है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उसी के अनुसार चीजें आज भी चल रही है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और उसी अनुसार चल रही है। भारत के संविधान में एलजी को एक पावर दी गई है और वो सब जगह है जहां केंद्र शासित राज्य है और वो उसी तरीके से नियम कानूनों का पालन हो रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और नहीं तो संशोधन जो किया है उसकी क्या जरूरत है? इतनी क्या अहमियत पड़ गई, इतनी इमरजेंसी क्या पड़ गई इसकी? ये कोई इमरजेंसी नहीं। फिर जो राज्य का विषय है वो राज्य देखेगा, जो एलजी का काम है एलजी देखेगा। संवैधानिक विषयों का स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी होता है। क्या अभी तक नहीं था? अभी तक नहीं था दिल्ली में ये? नहीं, बीच में ऐसा नहीं कि नहीं था, पहले भी था। बीच में हाई कोर्ट का कुछ कंफ्यूजन था, उसके बाद उसको और केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है। और चूंकि केंद्र शासित राज्य में अब देखो, सदन ने पास किया है ना, सदन तो भारतीय जनता पार्टी का अकेले नहीं है ना, सदन तो देश के चुने हुए प्रतिनिधियों का है और उस सदन ने इस बिल को चुना है। नहीं तो दिल्ली की सरकार भी लोगों ने ही चुनी है ना, फिर दिक्कत क्यों आ रही है? एलजी को बीच में क्यों ला रहे हैं? वही मसला, सवाल उसी पे हो रहा है कि केजरीवाल को भी दिल्ली की जनता ने चुना है, पूर्ण बहुमत से चुना है, एक बार नहीं कई बार चुना है, तीसरी बार चुना है। आजम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब केजरीवाल जी चुनाव लड़ने आए थे तब दिल्ली की एलजी की क्या व्यवस्था थी और सीएम की क्या क्लैरिटी नहीं थी क्या? तो उसी कानून को तो बिल के रूप में ले आके उसको पावर दी गई है। कौन सा इसमें नया? दूसरी बात, एक बात बता रहा हूं आपको आजम साहब। जी बिल्कुल बोलिए। दिल्ली के लोगों ने कभी ये सपना नहीं देखा था कि उनको वार्डों में स्कूल के बजाय अब शराब की दुकानें। मैं बता रहा हूं आपको, आप किसी माँ बिल्कुल। अफरोज आलम साहब भी हमारे साथ हैं, आपसे जुड़े, आपके तर्जुमान, उनसे बात करेंगे। अफरोज साहब, क्या अब दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा? आपको काम करना और मुश्किल होगा दिल्ली में अब? देखिए, आपको जैसे कि पता है कि ये समस्या जैसे कि एलजी वाली है, इसको प्रॉब्लम केंद्र शासित देश है, प्रदेश रहा है, तो लगातार रही है। लेकिन पिछली सरकारों से कहते नहीं है सरेंडर थे, पिछली सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने सरेंडर थी। हमने बिजली पे काम किया, हमने पानी पे काम किया, शिक्षा स्वास्थ्य सब पे काम किया, लगातार काम किया और दिल्ली की स्थिति को लगभग सुधार दिया। प्रॉब्लम यह है कि 3 मरतबा लगातार हारने के साथ साथ अभी एमसीडी में भी 0 हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद जो है दिल्ली से खत्म होता जा रहा है पूरी तरीके से। उसका एक खींच कह लेते हैं, एक तरह का आक्रोश है जो उन्होंने निकाला है। जबकि 18 के वर्डिक्ट में आपने देखा होगा, नजीब जंग के टाइम पे भी टकराव हुआ था, लेकिन कोर्ट ने 3 चीजों को क्लियर कर दिया था कि लैंड और पुलिस और हमारा लॉ एंड ऑर्डर वो केंद्र शासित रहेगा और बाकी दिल्ली के वेलफेयर की सारी योजनाओं को एलजी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इन्होंने अब क्या किया कि सारी चीजें अभी जो
हमारा क्या नाम है आपका नगर निगम का जो दिल्ली का चुनाव हुआ है, उसमें जो 4 सीटें हमने जीती हैं और एक कांग्रेस को मिली है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो हो गई। तो अब ये घबराहट कह लीजिए या एक तरह का गुस्सा कह लीजिए, ये दिल्ली की जनता के साथ निकालना चाह रहे हैं। अब हर तरह के बिल जो भी दिल्ली के वेलफेयर के लिए आएंगे वो पहले एलजी की सहमति के लिए जाएंगे। क्या ये चीजें सही है? जबकि कोर्ट को भी ये नहीं मानते हैं, संविधान को भी नहीं मानते हैं। ये अमेंडमेंट ला के जीएनसीटीडी, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत ही ज्यादा दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है। विजय जी, आप कोर्ट को भी नहीं मानते, संविधान को भी नहीं मानते, आप एक तरह से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इल्जाम है आप पर। बिल्कुल आजम साहब जी, आजम साहब, ये लोग बौखला गए। नहीं, ये इल्जाम लगा रहे कि आप बौखला गए। अभी जो हालिया चुनाव में आपको हार हुई है उसको देखकर आप बौखला गए। अरे ब्रजेश जी, आप बौखलाए हुए हैं, आप बौखलाए हुए हैं। बौखलाए तो आप हैं, आप बदला ले रहे हैं दिल्ली से। आप लोग सीधे तरीके से जब नहीं चुन के आप आए तो आप लगातार दिल्ली को डोमिनेट करेंगे क्या? दिल्ली को खरीदा हुआ है आपने? आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जगह आप एलजी का चुनाव करा लीजिए ना, आप एलजी चुनिए ना। तो फिर ये चुनाव का नाटक क्यों करते हैं आप लोग? हारने के बावजूद आप बैकडोर से आपका दिल्ली में शासन करेंगे? ये होने नहीं देगी दिल्ली। आप इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए अपनी। आपकी दिल्ली नहीं है, आम आदमी की दिल्ली है ये, और ये आपके किसी भी तरह की चालों में आने वाली नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक घेर देंगे, लेकिन दिल्ली के हक को किसी और गलत हाथों में जाने नहीं देंगे। कितने अस्पताल बनाए? आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। कोरोना का जब काल आया, आजम साहब मैं बता दूं, वो दिल्ली जानती है और दिल्ली के लोग जानते हैं। आप उसी पैटर्न पर दूसरे राज्यों में आप करना चाह रहे हैं। जो आम आदमी की सरकार ने सुविधाएं दिल्ली को दी है, वही आप असम में वादे कर रहे हैं, वही बंगाल में वादे कर रहे हैं, और बात करते हैं आप दिल्ली की। दिल्ली के ही तर्ज पे आप चल रहे हैं। आपके पास अपना है क्या? आप तो दूसरे राज्यों की ताकतों को अपने हाथ में समेटने के लिए तैयार बैठे हैं। जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने का काम कर रहे हैं। ये होने नहीं देगी आम आदमी पार्टी। दिल लोगों का ध्यान गुमराह करने के लिए कर रहे हैं आजम साहब। और अफरोज साहब को मैं एक बात बता दूं। नहीं, अफरोज साहब ने ये भी इल्जाम लगाया है कि आप डर गए हैं, जो इनकी स्कीमें हैं उसको लागू नहीं होने दे रहे हैं। घर घर राशन पहुंचाने की भी एक स्कीम थी, उस पर भी आपने रोक लगा दी है। अगर कोई सरकार घर घर राशन पहुंचाना चाह रहा है, आसानी देना चाह रहा है, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है उसमें? भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, इनकी जो घर घर अरे बीजेपी कभी जनता से प्यार ही नहीं करती है। ये 2 लोगों की बनी है। अंबानी अडानी के लिए सब करते हैं, देश की जनता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और ये घर घर राशन योजना का सत्य ये है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री चाहे तो उसमें अपना नाम लिख लें, लेकिन कम से कम जनता के वेलफेयर की चीजों को उनके तक पहुंचने दीजिए। इस तरह का विवाद दिल्ली के साथ मत कीजिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, 25 करोड़ का 7 करोड़ का ऐड देते हैं, 24,000 की दवाई को पूसा के पराली ऐड तो सभी सरकार देते हैं। क्या आप बीजेपी क्या आपके कामकाज से खुश नहीं है? विजय जी, क्या बीजेपी आपके कामकाज से खुश नहीं है? क्या बीजेपी आपके कामकाज से खुश नहीं है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये 24 से 40,000 की मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है। विजय जी को पहले सुन लीजिए। अफरोज साहब बोलने दीजिए। कामकाज से दिल्ली की जनता खुश है। देखिए, आपका कामकाज क्या है दिल्ली की जनता बताएगी। सुन लीजिए, मैं बताऊं आप आजम साहब, 40,000 रुपए की खाद 3 बार से लगातार बता रही है। सुन लीजिए, एक मिनट अफरोज साहब इनको बोल लेने दीजिए। अफरोज जी शांति से सुन लीजिए। डिबेट करने का मूड है तो सुन लीजिए, घबराइए मत। दिल्ली की जनता जवाब देगी और जल्दी ही देगी। मैं बताऊं आजम साहब, इन्होंने 40,000 की दवाई को सही तरीके से 40,000 की ये विषय को डाइवर्ट करे। आरटीआई से निकला है 40,000 की दवाई को पराली बनाने के नाम पे 25 करोड़ रुपया उस पे ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करते हैं, 25 लाख सॉरी, और 7 करोड़ रुपए ऐड में खर्च करते हैं। ये दिल्ली की जनता। अरे तो कोर्ट में जाइए ना, आपको टीवी चैनल पर क्या मिलने वाला है? अगर किसी तरह का कोई घोटाला आपको नजर आ रहा है, हम जाते हैं कोर्ट में, आप भी जाइए कोर्ट में। जिस शिक्षा मॉडल आप साबित तो कुछ कर पाते नहीं है, खाली डिबेट में आपको कहना है। जिस शिक्षा मॉडल की बात मनीष सिसोदिया कर रहे थे, हर वार्ड में लगभग 2 से 3 लाख की जनसंख्या है, किसी वार्ड में एक भी 12वीं तक स्कूल नहीं है। कितने स्कूल खोले? और शराब की 3-3 दुकानें एक वार्ड में खुलेगी, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली के लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं।
और आपने क्या न्योता नहीं दिया दिल्ली का मॉडल? कौन देख रहे हैं दिल्ली का मॉडल? बताओ ना कितना स्कूल खोले आप लोगों ने? दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा। दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और अफरोज साहब, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी होकर उसकी लड़ाई लड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कर्तव्य है। तो आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। अरे विजय जी, अब तो केजरीवाल भी पीएम के अगेंस्ट नहीं बोलते, अब तो छोड़ दीजिए, काम कर रहे हैं तो करने दीजिए, बैकडोर से क्यों इस तरह से परेशानी? जी जी, अरविंद केजरीवाल से नहीं, जो जनता हित का काम करेंगे समर्थन करेंगे। इनकी दुश्मनी है आम आदमी पार्टी की, इससे दुश्मनी नहीं है, इनकी दुश्मनी दिल्ली की जनता से है कि क्यों इनको 3 महीना बाहर रखा हुआ है और दोबारा आने नहीं दे रहे। ये सारी चीज दिल्ली की जनता के लिए है। आजम साहब, जी जी बोलिए। पूछ रहा हूं अफरोज साहब से कि बता दें कितने स्कूल खोले इन्होंने, कितने अस्पताल खोले इन्होंने। आप जाके अनऑथराइज्ड कॉलोनी गली गली मोहल्ला क्लिनिक अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अरे गली गली शराब की दुकानें खोले जा रहे हैं। पड़ेंगे करिएगा। अफरोज आलम साहब, आप पर इल्जाम है कि आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं खोले, शराब की दुकानें खोल रहे हैं दिल्ली में। भाई दिल्ली की जनता जा रही है और आप टीवी चैनल वाले हैं, आप एक सर्वे कर लीजिए, आप खुद सर्वे कर लीजिए। हम तो सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली की जनता ही ने इनको इसलिए बाहर किया है कि ये झूठ के पुलिस हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है और ये जो अपनी हार को बचा नहीं पा रहे हैं, वो अनगलत बयान दे रहे हैं, बेतुके बयान देते हैं और ये इनके पास अपनी ताकत का जो अंदाजा लगा कर बैठे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए एलजी से के जरिए दिल्ली पर राज करने की कोशिश है। ये कामयाब दिल्ली की जनता होने नहीं देगी। अपनी पूरी कोशिश कर ले। हम तो ये कहते हैं योजनाओं का नाम बदल के। विजय जी बीजेपी पर लगातार, अभी आपने सुबह भी सुना, लगातार रिएक्शन जो आ रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश होती है जहां पर इलेक्शन से सरकार नहीं बना पाए वहां पर बाईपोल से आप सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिल्कुल, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, कई मिसालें आपके सामने हैं। सुन लीजिए आजम साहब जी, अरे अपने राज्यों में भी सुन लीजिए, जनता से प्यार है इनको। आजम साहब जी बोलिए। आजम साहब, जहां जहां केंद्र शासित राज्य हैं वहां का अब संविधान उठा के देख लीजिए। क्या वहां का संविधान दिल्ली से अलग है क्या, या दिल्ली को उससे अलग रखा जाएगा क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे हैं, इन्होंने कहा था मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनियां पास करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पास करना पड़ा और इतनी अड़चने इन्होंने क्रिएट की दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास करने के लिए कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोगों से जाके पूछिए। ये इन्होंने कहा कि हम शिक्षा मॉडल, मैं बताऊं एक विधानसभा में 1 या 2 स्कूल है, 12-12 लाख की जनसंख्या है। ये पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनके बच्चे गरीब के जो 1200-1500 की बेलदारी कर रहे हैं, उनके बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने? और वहां शराब की दुकानें खोल रहे हैं। अब जवाब तो दे मुख्यमंत्री। कल उप मुख्यमंत्री बैठ के घोषणा करते हैं। अरे साहब, किसी माँ बाप से जाके पूछिए। लेकिन बजट में सबसे ज्यादा पैसा बजट में जो दिया गया है एजुकेशन को लेकर दिया गया है। आजम जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कोरोना काल में जितने भी स्टेट हैं वो सब माइनस में गए, जीडीपी सबकी माइनस में गई और सबने दूसरा रोया। कोरोना की वजह से जीडीपी खराब हो गई। आप इस बात का जवाब दीजिए कि 60,000 करोड़ का पिछले साल का बजट 69,000 करोड़ का कैसे हो गया? ये होती है ईमानदार सरकार। पूरे भारतवर्ष में कोई स्टेट बता दिए, चाहे इनका शासित हो या कांग्रेस के शासित हो, उसका बजट अगर प्लस है तो दिल्ली का है। तो दिल्ली के अंदर काम हुआ है, इस वजह से ये हालत है। ये बतौलेबाजी से या इस तरह की जुमलेबाजी से कोई कुछ भी होने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है और ये खुद समझ चुके हैं कि हमारी वापसी दिल्ली में नहीं होगी। इसलिए जी बोलिए। मैं 1 मिनट अफरोज साहब के अफरोज साहब 1 मिनट विजय जी को सुन लीजिए पहले। सुन लीजिए। हाँ बोलिए। कोरोना काल की बात की आजम साहब, पूरी दुनिया ने देखा टेलीविजन पे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली की जनता का विश्वास उठ गया था। वो सड़कों पर पैदल भागने लगी थी, अपने गांव अपने जगह जगह जाने लगी, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री से उनका विश्वास उठ गया था। केंद्र शासित राज्य था, देश के गृह मंत्री आए सड़कों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री एसी कमरे में बैठे थे। अमित शाह जी जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल 10,000 बेड बनाने की बात, वहां का निरीक्षण, और लोगों को कहा कि दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। एक बार भी इन लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने एकदम खड़ा होकर ताकत के साथ दिल्ली के साथ खड़ी रही। आप खुद भयावह दृश्य देखिए कि जब छोटे छोटे बच्चे, मैं तो सड़कों पर पानी और खाना बांट रहा था आजम साहब, मैंने बुराड़ी बाईपास के बाहर देखा कि छोटे छोटे बच्चे 2-2, 4-4 महीनों की कड़कती धूप में लोग गोदी में लेके जा रहे थे। बहुत भावनात्मक दृश्य था। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री एसी में बैठे हुए थे। यह दिल्ली की जनता कैसे भूल सकती है? तब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने चिंता करके
दिल्ली को उस भय के वातावरण से मुक्त कराया था। ये क्या इनको शर्म आनी चाहिए? नहीं ब्रिजेश जी, सवाल यही है कि अगर डर नहीं है तो चुनाव तक इंतजार कर लेते। आपने कहा कि दिल्ली की आवाम आपसे खुश नहीं है, तो कुछ दिन इंतजार कर लेते, इलेक्शन में अगर आ जाता उसके बाद एलजी भी आपका होता, सरकार भी आपकी होती। देखिए, हम तो हर चुनाव के लिए तैयार है। सुनिए, आप एक चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, वो हम विपक्ष में भी हैं तो हम अपनी भूमिका, जो गलत काम सरकार करेगी हम जनता के साथ। नहीं, इल्जाम ये है कि आप विपक्ष में बैठना नहीं चाह रहे, यही सवाल यही उठ रहा है, कहीं पे भी आप विपक्ष में नहीं रहना चाह रहे हैं। हम लोगों ने तो बहुत लंबा समय विपक्ष में खड़े रहे और लोगों की नहीं, दिल्ली में है, बिल्कुल दिल्ली में आप काफी समय से विपक्ष में, लेकिन और जगह पर विपक्ष में रहना पसंद नहीं कर रहे आप, ये इल्जाम है आप पर। कांग्रेस कोई गलत काम करे, जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ तो आम आदमी पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर खड़ा हुई थी लोगों को। सुन लीजिए, ये क्या बात करेंगे, और ये खुद IRS अफसर रहे अरविंद केजरीवाल, ये क्या दिल्ली का संविधान नहीं जानते थे कि दिल्ली का संविधान क्या है, एलजी को क्या शक्तियां हैं, और राज्यों में जो एलजी को क्या शक्तियां हैं जहां पे केंद्र शासित राज्य हैं। ये आज ये ऐड और ये ड्रामा करना बंद कर दे, दिल्ली को लोगों को शिक्षा व्यवस्था ठीक करे, जनसंख्या बढ़ी है। सबसे बड़ा दुख क्या होता है आजम साहब पता है, ये जो पूर्वांचल उत्तरांचल। बिल्कुल, अफरोज साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अब आपको हर चीज के लिए एलजी पर मुनहसर होना पड़ेगा, हर काम के लिए एलजी से राय लेनी पड़ेगी, उनसे मशवरा लेना पड़ेगा या उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब कितना मुश्किल होगा दिल्ली में काम करना आपके लिए? देखिए आजम जी, मैं दो मिनट थोड़ा पीछे जाके इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। जब आम आदमी पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था तो सड़कों पे ये कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते थे, 300 रुपए का सिलेंडर आता था तो ये कितना बवाल मचाते थे, 60 रुपए में पेट्रोल होता था कितना हंगामा करते थे। आज की डेट में जहां जहां पर ये वो विपक्ष के रोल में तो ये बहुत अच्छा अदा करते हैं, लेकिन जब शासन में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो ये जिनकी जनता का ख्याल नहीं करता है पूरी तरीके से। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो बदलाव किया है उनसे ये डर गए, क्योंकि वो नजीर पेश करते हैं पूरे देश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी खत्म कर सकती है, देश से बिल्कुल खत्म कर सकती है, तो वो है आम आदमी पार्टी। आप सूरत का उदाहरण ले लीजिए, 27 सीटें सूरत में जीत के पहली मरतबा हमने चुनाव लड़ा है और उनकी पूरी बखिया उधेड़ के रख दी है। तो जनता भी देश की समझ चुकी है कि अगर कोई सही तरीके से देश को अगर विकास की राह पे ले जाएगा तो वो होगी आम आदमी पार्टी, जो आम जन की पार्टी है। हर छोटे तबके की, हर अमीर तबके की, गरीब तबके की, मिडिल क्लास की हर जरूरतों को हमने कोई बंटवारा नहीं किया, हमने कोई देखी, हमने जनता को देखा और सारी सुविधाएं जो दिल्ली के अंदर है वो जनता के लिए है। कोई इसमें अमीर है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गरीब है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी जो जाति धर्म की राजनीति है उसकी बखिया उधड़ चुकी है। ये जानते हैं कि विकास के ऊपर धर्म कभी हावी नहीं हो सकता, रोटी के आगे, भूख के आगे किसी भी धर्म का बड़प्पन नहीं चल सकता, इसलिए ये डरे हुए हैं। और इसका खामियाजा इन्होंने अभी MCD के री इलेक्शन में भुगत लिया है। इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, एलजी है कि इनके पास वाहिद रास्ता है जिसके जरिए ये दिल्ली की जनता की गले में फांसी का फंदा डालना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ये इनके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और हक की लड़ाई है आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए लड़ती रहेगी। जितनी भी कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया अफरोज आलम आपका भी और ब्रजेश राय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी, इस पर दोनों लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आपने सुना। बहरहाल ये सियासी लड़ाई है और काफ़ी लंबी चलेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। कहते एक से भले दो और दो से भले तीन करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है
तो नाज़रीन, ऐसा मालूम होता है कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल मार रही है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे खत की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। वाजे अनिल देशमुख की मिलीभगत से माहाना 100 करोड़ रुपए की वसूली का इल्ज़ाम आप पर लगातार लगता जा रहा है। देशमुख के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं है बीजेपी। ऐसे में अब डैमेज कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के सर पर आ गई है। जराये के मुताबिक आइंदा हफ्ते उद्धव ठाकरे काबीना में फेर बदल हो सकता है। अगर शरद पवार अनिल देशमुख का कलमदान बदलने के लिए हरी झंडी दिखाते हैं तो जयंत पाटिल या दिलीप वालसे पाटिल को वज़ीर दाखिला का कलमदान ट्रांसफर किया जा सकता है। तो काफी हंगामा इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में है। ऐसा मालूम होता है कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे खत की जड़ें काफी गहरी हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। वसीम, महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उबाल आता नजर आ रहा है, क्या कैबिनेट में चेंजेस भी हो सकते हैं जल्द ही? देखिए, पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो इस वक्त जो राजनीतिक माहौल है काफी गरमाया हुआ है। कई अहम खुलासे रोज रोज हो रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे में आक्रमण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे वक्त में देखा गया है कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है और यही वजह है कि शरद पवार को एक बार फिर मैदान में उतरना पड़ा और अपने मंत्री के बचाव में उतरना पड़ा। उनकी जानकारी देनी पड़ी किस तरह से उनका मूवमेंट रहा है। अब जहां तक पोर्टफोलियो की बात करें, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र की सरकार में नए चेहरे देखने मिल सकते हैं, कई तरह के फेर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी साफ वजह यह भी है कि जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो, अगर जांच करनी है तो सबसे पहले गृह मंत्री को हटाया जाए। अगर इस्तीफा नहीं भी लिया जाता है तो पोर्टफोलियो हो सकता है उनका चेंज किया जाए और इस पूरे मामले की जो अहम भूमिका है उसका खुलासा तब हो सकता है। इस पूरे पोर्टफोलियो की बात करें तो 3 बड़े दावेदार साफ तौर पे दिखाई देते हैं एनसीपी में। खुद अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था जब सरकार थी उस दौरान उप मुख्यमंत्री थे और उस दौरान होम मिनिस्ट्री भी उनके पास थी। दिलीप वालसे पाटिल सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनका भी नाम सबसे आगे। साथ ही जयंत पाटिल साफ तौर पे दिखाई देगी इन आने वाले दिनों में। बहुत सारी अलग अलग भूमिकाएं साफ तौर पे दिखाएगी। कांग्रेस की भी बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से एक अहम बैठक आज शाम 5 बजे होनी है। इस बैठक में जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो यहाँ के थोरात बड़े नेता हैं, जो यहाँ के थोरात और उनके अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और जो मंत्रीगण हैं, वो एक साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वो बाकायदा सभी से चर्चा करेंगे इस महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को लेकर, क्योंकि केंद्र। वसीम, ये भी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी मुलाकात तो होने वाली है, उसके बाद ये सब चीजें फाइनलाइज की जाएंगी। तो ये मुलाकात कब हो सकती है? देखिए, सबसे पहले इस पूरे मामले की बात करें तो एक समन्वय कमेटी जो बनाई गई थी, उस समन्वय कमेटी की एक बैठक होगी। इस बैठक में अनिल देशमुख को लेकर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो उसे लेकर चर्चा की जाएगी। तीनों पार्टी के मंत्रीगण और नेता इसमें शामिल है। इस बैठक के बाद एक अंतिम निर्णय तीनों पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो लेने वाले हैं। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी लेंगे, एनसीपी की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पूरे मामले पर कर सकते हैं। तो समन्वय कमेटी के फैसले के बाद ही डिसाइड होगा कि आगे किस तरह से रणनीति तय करना है। लेकिन ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एनसीपी इस मामले में पूरी आक्रामक भूमिका निभा रही है और वो नहीं चाहती कि उनके जो मंत्रीगण हैं वो अपना इस्तीफा दे। लेकिन बदलाव साफ तौर पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। कहते एक से भले 2